सीमेंट दिल से बनाओ. नाज़रीन आदाब. सुबह खैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम. नाजरीन, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल. मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और आज मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी वसाफ जिलानी. प्यारे से साथी वसाफ जिलानी. वसाफ कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं. मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बड़ी मुद्दत बाद ये जो है यहाँ पे मंच सजा है और आपके साथ जो है प्रोग्राम करने का मौका मिला. बड़ा अच्छा लगेगा. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. हमारी काफी सारी यूथ है जिन्होंने नेशनली या इंटरनेशनली अपना लोहा मनवाया और मनवा रहे हैं. नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में. नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम कोशिश करते हैं खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने की, और आज भी एक खास मेहमान से हम मुलाकात होने जा रहे हैं. इनका ताल्लुक फिल्म मेकिंग से है. आगाज में हमने बात भी की और फिल्म मेकिंग के हवाले से हमने बातों में बात छेड़ भी दी थी, तो इनका भी ताल्लुक फिल्म मेकिंग से ही है. नाम है एजाज अहमद खान साहब. एजाज साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल. बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज साहब. आपके लिए खैर ये स्टूडियो कोई नया तो नहीं है. आप इस स्टूडियो में आते जाते रहे हैं जी. और आज काफी सालों के बाद आप इस स्टूडियो में आज दाखिल हुए हैं. बिल्कुल, मुझे लगता है मैं 4 साल के बाद ही इस स्टूडियो में आया और मुझे एकदम सारा चेंज लग रहा है. मैं वहां से आके जब मैं अंदर आया तो मैं पहले यही देख रहा था कि क्या क्या चेंज हो चुका है. चलिए एजाज साहब, देखिए नॉस्टैल्जिक तो आप भी हुए, पर जब भी यहाँ पे कोई आर्टिस्ट आता है ना तुमसे तो पैसा आया धावरी पर, फिर भी आपका 4 साल काम है. जी जी. एजाज साहब, फिल्म मेकिंग के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई का सिलसिला कैसा रहा और बचपन कैसा बीता. जी, दरअसल मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ हायामा से. तो मेरी जो बेसिक पढ़ाई है वो वहीं से होगी और उसके बाद मैंने अपने मैट्रिक में यहाँ श्रीनगर शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब का यहाँ पे जॉब का, वो यहीं से जॉब कर रहे थे श्रीनगर से, तो फिर मुझे भी आना पड़ा. तो तब से मैंने कंटिन्यू फिर यहीं पे किया और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से होके फिर बाकी पीएचडी वगैरह हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर उसी दौरान अब मैं क्योंकि एड ऑन ही इसमें कर लूँगा कि जब मैं 11th में था तो उस दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ कोठीबाग में, कोठीबाग हायर सेकेंडरी में. तो वहाँ से बहुत सारे हायर सेकेंडरीज आई थी, बहुत सारे कॉलेज भी आए थे उसमें. तो उसमें जो जजेस थे और गेस्ट भी थे, वो एक तो बशीर कादरी साहब थे और शबीर मुजाहिद साहब थे. तो अब क्योंकि मैं बताऊंगा असली कि मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, क्योंकि स्किट भी मैंने खुद लिखा था अपनी हायर सेकेंडरी की तरफ से और एक्ट भी मैंने उसमें किया और भी आर्टिस्ट थे. तो जब वो किया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई. तो उन्होंने मुझे नीचे बुलाया स्टेज पे, मतलब जब लास्ट में अवार्ड्स वगैरह दे दिए तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये हमारा लैंडलाइन नंबर ले लीजिए और दूरदर्शन आना, आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम से आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वो शुरुआत थी. मैंने अपने वालिद साहब को बोला, उन्होंने मतलब गाड़ी में यहाँ पे ड्रॉप वगैरह करवाया. तो वो शुरुआत थी. मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में थोड़ा पार्टिसिपेट किया. उसके बाद मैं चाइल्ड रोल एज मैंने किया सीरियल्स में. वो दिन और आज दिन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. जी माशाल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा जानकर कि ये सफर जो है स्कूल से ही शुरू हुआ था. जी. आपने इसमें बातों में बात की कि फिर फाइनली पीएचडी हुआ. जी. तो आज आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एजाज अहमद खान हैं. ये पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में हुआ? ये क्या था आपका इसमें इंटरेस्ट, किस में था, कहाँ से आपने? मेरा दरअसल मैंने 2 पीजीज किए हैं. मैंने मास कम्युनिकेशन में पहले पीजी किया और उसके साथ साथ मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज रेगुलर स्टूडेंट ही इस्लामिक स्टडीज में किया. जी. तो उसी में फिर मेरा जो टॉपिक था इसी रिलेटेड था, मीडिया एंड इस्लामिक स्टडीज के रिलेटेड था. उसमें सोशल साइंस भी आ रहा था. तो मीनवाइल मैं क्योंकि एक्टर भी था तो मैं बार बार डिपार्टमेंट जा नहीं पा रहा था. ये मेरे साथ जब कॉलेज में तब भी ये मामला हुआ और जब मैं यूनिवर्सिटी में तब भी था. लेकिन यह है कि जो मेरे पढ़ाने वाले थे, मेरे उस्ताद थे या मेरे जो कुलीग्स थे वहाँ पे, जो मेरे साथ बाकी क्लासमेट्स, तो वो मुझे बड़ा स्क्रीन पे देखते थे, क्योंकि उन दिनों बड़े सीरियल्स हमारे कमिश्नर सीरियल्स चलते थे, बाकी अपने दूरदर्शन डीडी कश्मीर के बहुत सारे सीरियल्स चल रहे थे. तो वो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे थे इस मामले में कि आपको शूटिंग पे जाना है, इस चीज़ पे जाना, आप जा सकते हैं वो ये. लेकिन जब भी मुझे टाइम, अच्छा खासा टाइम मिलता था तो मैं लाइब्रेरी में ही, कश्मीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो गुजारना चाहता था. और उसी दौरान फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च करूं.
تو پھر میں نے ٹاپک لے لیا اور اس کے حساب سے کیا. پھر مجھے اس کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ میں, کیونکہ میری کچھ فلمیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ چلی گئی, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کچھ فلم ابھی شاید ہم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا پا رہے ہیں, تو بہت سارے فلم میکرس ہیں ہمارے JNK میں جو فلم میکر جو چلے گئے, جیسے کہ جنہوں نے اچھے خاصے ایوارڈز بھی لیے ہیں. ہماری ایک فلم کے لیے دسمبر میں ہی ایک انٹرنیشنل, اور وہ بھی SDG جو گولز ہیں اس میں UNO کا جو ہے ان کی طرف سے ایک اس پہ اعجاز صاحب اس پہ ضرور بات کریں گے. بھائی اس تو شارٹ آپ نے اپنا بچپن بہت شارٹ کر دیا, کیونکہ آپ اچھے خوبصورت علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اپنے بچپن کے بھی بارے میں بتائیے, جو یادیں جو نوٹینس نوسٹالجک, اور اس پہ ضرور بات کریں گے. آپ کی اجازت سے ایک وقفے کے لیے رکیں گے. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے اپنا منفرد پروگرام گڈ مارننگ JNK. جناب علی, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا منفرد پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور گڈ مارننگ JNK میں ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان فلم میکر ڈاکٹر اعجاز احمد خان صاحب تشریف فرمائے. اعجاز صاحب اپنے بچپن کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں, ابھی ہم فلم میکنگ کے حوالے سے بھی ان سے جائیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اعجاز صاحب, نوسٹالجک بچپن ایشو سو دور آسان جس میں انسان غلطیاں کر دیتا ہے, بہت کچھ سیکھتا بھی ہے ان غلطیوں سے, اینڈ دیٹ ہی کیری فارورڈ ان ہز لائف. سو تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے, وند شو ونکس کیا شینس مز کران, کیسا ماحول تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. انسان کو زیادہ تھا. ایبسولوٹلی. اب کیا ہوا کہ جب میں چھوٹا تھا, ہمارے جو محلے میں اور بھی لڑکے ہوتے تھے, مطلب گاؤں میں, یہاں تو محلہ ہے وہاں پہ گاؤں ہوتا ہے, تو تیتے اس گسان اخ چیز اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس کران وندس مز ہم دوڑ لگاتے تھے. اچھا, اس ریس کران شنس مز, اور تمن تچا کھاڈور آسان, مطلب جو پیڈی لینڈز ہوتے ہیں, بالکل. تو تیتے اس کران مگر شرط اس یہ آسان کہ آپ جوتے نہیں پہنیں گے. اچھا, ڈاؤن, اور ایک ٹارگٹ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو وہاں سے وہاں تک جانا اور پھر واپس آنا تھا, اور اس میں پارٹیسپیٹ 5-6 لڑکے کرتے تھے یا 5-10 جتنے بھی ہوتے تھے. تو ہم پھر وہ چیز کرتے تھے بچپن میں. ایک تو یہ اس پہ مار بھی پڑتی تھی پھر گھر میں کہ آپ ایسے ٹھنڈے وداؤٹ ساکس. اچھا تھی پتہ بیاکھ چیز, یل گوڑ موز ووز کر زبردست لگان, یتھے شینس مز وسان, تھوڑا سا ہم چلتے تھے نا, ہاں پھر پوری آگ جیسے نا پیروں سے بھی نکلتا تھا, کانوں سے بھی نکلتا تھا آگ. تو ٹھیک ٹھاک گرمی گسان, اور تورے تو اس پر تھوڑا سا گھر ماران واران بھی پیوان. مگر یہ ہماری اکثر یہ تھوڑا سا رہتا تھا, ہماری ایکٹیویٹیز رہتی تھی. اور ونٹرز میں ہم کیا کرتے تھے, وہاں پہ ایک مطلب جو میرا تقریباً 7 کلومیٹر میرا جو مارکیٹ سے دور ہے, تو اس کے بعد پھر پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اوکے, تو تھوڑا سا مطلب آگے جا کے تو تیتیس دیودار کل آسان جنگل میں, بالکل. تو وہاں پہ تھوڑا سا وہ اب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے وہاں پہ گاؤں میں, خاص کر جنگلوں میں. تو اس کران بڑے پولیتھینس لیتے تھے, تات پہ کھسان, تو اور اوپر جا کے ٹاپ پہ جا کے برف میں تات پہ کھسان, اور وہاں سے رکی نسراوان رس اور نیچے تک ہم پہنچتے تھے. بات اس کو اس بیچارہ چوٹ ووٹ, لیکن وہ ہمارا جو ایڈونچر تھا نا وہ ہم ختم نہیں کر رہے. ہر سال شین کو تو پیوان تھا, شین اس ٹھیک ٹھاک پیوان, مطلب کہ سلوپ, ہاں آرام سے یہ کی خود تو زیادہ پیوان ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ بالائی علاقے ہیں تو وہاں تو زیادہ ہی برف پڑتی ہیں. وہ ہمارا رہتا تھا. اور سب سے بڑی بات ایک اور چیز میں کہوں گا کہ ہمارا ناٹک رہتا تھا, مطلب ہم گلی کوچے جب ناٹکس ہوتے ہیں نا اس وہ کرتے تھے, خود کریٹ کرتے, نکڑ ناٹک. اوکے, تو سکولس مز میرا سر سید میموریل تھا وہاں پہ سکول بچپن میں. تو تتہ وہ بڑ کلاکار مان, تو بہت زبردست پروگرام مز پارٹسپیشن کران بی, اور سنگنگ وغیرہ کرتا تھا میں. تو اس پتہ سکٹس بناوان, بہت سکولس میں پان سکٹس تیار کران. اور میرے وہاں پہ بڑے استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے مطلب گائیڈ بھی کیا. تو تم اس میں پتہ دپان آج بناؤ یا ٹاپکس پہ سکٹس بناؤ سا. اور اس وجہ سے ہم سال میں 2-3 بار بڑے پروگرامز کرتے تھے اسکول میں, جس میں پیرنٹس آتے تھے, اسٹوڈنٹس آتے تھے اسکول. اور آج بھی مجھے کچھ لوگ وہاں پہ نا, جب میں جاتا ہوں نا, میرا ایک سانگ وہاں پہ بڑا فیمس ہوا تھا, میں اچھا گاتا تھا وہ, ہے نیلے گگن کے تلے. بس آج شاید ضرور تل بوزن یہ تو ہم سننا چاہیں گے ضرور. لیکن آپ نے بات کی کہ آپ نے 10ویں جماعت میں کپوارہ چھوڑ کے سری نگر کا رخ کیا. جی, تم پتہ ملا زہ موقع واپس گام کھسنک, تو پتہ تم رکنہ تراؤن, تو پتہ سو دورہ کرن, سہ موقع ملو نا پتہ زہاں, ایج نکل چکی تھی. مگر
گامس سۭتۍ چھِ اَسہِ بالکل وٕنکٮ۪س تہِ اٹیچمنٹ أسۍ چھِ گژھان تور مےٚ چھِ فادر صٲب تِم آیہِ مطلب ٹھیٖک ٹھاک پوسٹ پٮ۪ٹھ آیہِ تِم رِٹایر تہِ مگر تِم چھِ بیشتر اکثر ٹایم تِم گُزاران کُپوارَس منٛز تو اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نس تہِ ماشاء اللہ سٲرٕے پراپرٹی تَتہِ ایویلیبل اور وہاں پہ جاتے ہیں یُس اَسہِ رِلیشن آز 20 ؤری برونٛہہ یا 25 ؤری برونٛہہ ٲس تَتہِ تَتھ منٛز پیٚیہِ نہٕ میانہِ حساب کانٛہہ کمی صرف اتنا ہے کہ میرا جاب ہے یہاں پہ میرا کام ہے یہاں پہ اس وجہ سے میں سٹی میں ہوں ییٚلہِ تہِ مےٚ موقعہٕ چھُ نا آز مِلان کہ میں کپوارہ کے لیے جاتا ہوں اور آج میرا کچھ اور فن رہتا ہے دیٹ از فلم میکنگ اچھا میں جب بھی کپوارہ جاتا ہوں میرا پلان ہوتا ہے کہ اگر 3 دن مجھے بیٹھنا چاہتے ہیں مجھے اس دوران میں کیا کیا اچیو کرنا ہے وہ تو وہی رہتا ہے دوست ٲسۍ لۄکچارٕکۍ یِمن سۭتۍ دورٕ دورٕ ٲسِو کران یا یِمن سۭتۍ تِم رِکنی چھِو تراوان تِمن سۭتۍ چھا مُلاقات وۄنۍ گژھان بالکل تِمن سۭتۍ چھُس بہٕ مُلاقات کران حظ اور أسۍ ییٚلہِ بہٕ گرٕ چھُس گژھان مےٚ چھُ پتہ لگان کہ تِم چھِ ایویلیبل کیونکہ اب سارے جابس کر رہے ہیں أڑۍ چھِ جاب کران أڑۍ چھِ ٹیٖچر تِمن منٛز أڑۍ چھِ پُلیٖس منٛز أڑۍ چھِ باقٕے یِمن منٛز تہٕ بہٕ ییٚلہِ تہِ تور چھُس واتان بہٕ چھُس کنفٲرم کران کُس کُس چھُ ییٚتہِ اور ہم لاتے ہیں اور ایک چیز ہم فن کے طور لاسٹ ٹائم میں تقریباً 3-4 سال پہلے گیا تھا تو وہاں پہ ہم گئے تو مےٚ ووٚن تس مےٚ چھُ فرینڈ اکھ زٕ مےٚ دوٚپُس أسۍ وسو یپٲرۍ تتہِ چھِ کھاہ ڈوٗرۍ آسان بڑا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہے وہاں پہ وہ مس اپٲرۍ وسو أسۍ اب میں گیا تو وہاں پہ بچے آج کیونکہ وہ ختم ہو گیا گلی ڈنڈا ہے نا تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے تو میں نے اس کو بولا کہ چلو ہم بھی اس میں اب شامل وہ تھوڑا سا 3-4 سال پہلے میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں نے کچھ ویڈیوز بھی اس کے لے لیے اچھے خاصے اور وہ اس دپان کی یہ ویڈیوز اب کیونکہ اس ٹائم میرے دماغ میں تھیم تھا نہیں اب میں فلم میں سوچ رہا تھا ویڈیوز اچھے لیے کیونکہ وہ 4K میں نے لیے اچھے کیمرہ سے تو ایسے کور بس دپان بہٕ کتھ جایہِ کر بہٕ فلم منٛز تِم یوز ہاں تاکہ وہ بھی چلو آگے ضرورت آ جائے. اچھا اعجاز صاحب دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی آئی کوڈ کنیکٹ دس آپ نے کہا کہ 4K میں لیے اور آئی کوڈ جو ہے یوز ان دا فلمس تو کیا چھُ وٕنکیٚس باسان از اٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس اکوپمنٹس ہو آپ کے پاس پوری ٹیم ہو اور اٹس لائک کہ اب دور اس طریقہ ہو گیا ہے کہ وٕنکیٚس اگر اسہِ کیمرہ آسہِ نارمل فون آسہِ وی کین شاٹ اے فلم اور اگر ہمارے پاس ایک اچھا کانسیپٹ ہوتا ہے اور وی نیڈ اے ٹیم فار اٹ 2016 میں ایک فلم فیسٹیول میں تھا انڈیا میں تو میں نے وہاں پہ بڑی بڑی فلمیں دیکھی جو بہت ہی بڑے کیمراز پہ شوٹ کی گئی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہماری سوسائٹی کے اس ٹائم نیڈ کیا ہے یہ اس کو ریلیٹ کرتی ہے تو جب وہاں پہ وہ فلمیں چلی تو اچھا خاصا ریسپانس ملا اور میں نے اس ٹائم ایک موبائل شوٹ کیا تھا میں نے پرٹیکولرلی اس میں جو میرے پاس کیونکہ کیمراز وغیرہ بھی اویلیبل ہے لیکن میں تو تم ٹائم میں کہ ہمارے پاس کیمرہ ہے موبائل فون ہے اس میں انہوں نے آپشن رکھا تھا کہ اس میں اگر موبائل فوٹیج بھی ہوگی وہ استعمال کر سکتے میں نے ان دنوں اچھا خاصا موبائل لے کر تو اس سے شوٹ کیا تھا فلم چلی تھی جب بڑے پردے پہ وہ فلم چلی نا میں حیران ہو گیا جو بڑے کیمراز تھے نا مجھے نہیں لگا کچھ کمی تھی اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ تھا لیکن مجھے کبھی نہیں لگی اور یہ فرمو کہ تہ باسان امچ ضرورت ونکس بڑے اکوپمنٹ نہیں بالکل ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ونکس نیڈ یم چیز کہ ہر گلی مز ہر کوچس مز ہر محلس مز گژھِ وتھُن اکھ نفر سُہ گژھِ پنُن موبائل پراپرلی یوز کرُن اور وہ اچھے خاصے سٹوریز کریٹ کر سکتا ہے وہ اچھی خاصی چیزیں لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں اور جس کی نیڈ ہے آپ دیکھیے اس ٹائم بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو انوائرمنٹ ہے نا انوائرمنٹ کو ہم کہیں نہ کہیں ٹورزم بھی کرتے ہیں اچھا ٹورزم کرتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں شوٹس بھی کرتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن دیٹس ناٹ ہیلدی وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے ٹورزم انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اب اس چیز کے خلاف جاؤں ہر چیز نہیں ہونا چاہیے لیکن انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے اس ٹائم ہم بونو اخ کت کہ تُہۍ ونو موبائلس پہ کت کہ اکوپمنٹن چھا ضرورت کچھ ٹائم پہلے مجھے لگتا ہے 3-4 مہینے پہلے ایک لڑکے نے کہیں پہ روڈ پہ شوٹ کیا تھا چنار کا چنار اس ٹوٹمت تک گو لنچ سچم اس میں کچھ ایکٹیوسٹ بھی تھے انہوں نے بھی کام کیا تھا لیکن ایک لڑکے نے وہ لایا وہ اسٹوری سامنے لائی اس نے موبائل سے وہ شوٹ کیا چنار کا پیڑ کٹ رہا ہے وہ سامنے آئی اور اس ٹائم ترنت گورنمنٹ نے اس پہ کاروائی کر لی کہ کت کن گو یہ کہاں جائے گو کنسٹرکٹیو مطلب انہوں نے موبائل پراپرلی اگر استعمال ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کرو پراپرلی استعمال یہ ہمارے لیے بہت اچھا ٹول ہے اور بہت اچھا ہتھیار ہے جس کا ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین محترم کت کران أکِس خاص مہمان ستۍ ڈاکٹر اعجاز احمد خان صٲب فلم میکر کت کران یمو ووٚن کہ شیٖن اوس واریاہ آسان کپوٲرِس منٛز بیسکلی کپواری تو یمو ووٚن کہ کیُتھ موسم اوس آسان کوٗتاہ شاندار اوس آسان حالانکہ وۄنۍ آیہِ تتھ منٛز گراوٹ مگر آز چھِ وۄمید زِ أزکہِ پٮ۪ٹھ لاگہِ سرینگرس منٛز تہِ شیٖن حالانکہ باقٕے علاقن منٛز چھُ گوٚمُت شروٗع مگر وۄمید چھِ کہ آز آسہِ سرینگرس منٛز تہِ شیٖنُک معاملہٕ شروٗع امید چھِ امِچ
तो डॉक्टर मुख्तार अहमद जुड़े महकम पे इतला दिवान कि तिम वन कि मौसम हाल क्या रोज कित पे रोज तो आज तिम कर कनेक्ट पन्नस प्रोग्रामस मज फोन कॉल जरिए वलियो जानो तिमन निश कि मौसम क्या हाल रोजन वोल तो ब्रो कुन क्या मौसम सह जानो डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब सत। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी डॉक्टर साहब, आई थिंक कुछ लाइन में कनेक्टिविटी में इशू है। प्रोड्यूसर साहब प्लीज इसको जो है इसको आप रिकनेक्ट कर लें उसके बाद वापस रिकनेक्ट कर लें। और जो है ड्रॉप हो गई है। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर एजाज अहमद खान साहब। एजाज साहब माशाल्लाह ये तो आपका ज़ाती तारुफ है। अब थोड़ा सा हम पर्टिकुलरली फिल्म मेकिंग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपका एक और पहलू है कि आप यू आर ऑल्सो फिल्म मेकर, और उसके साथ साथ ही आपके बहुत सारे नगमे जो हैं पिक्चर ये जो है यहाँ पे चलते रहते हैं दूरदर्शन पे, जिनमें आपने एक्ट किया है, तो आपको देखते रहते हैं हम टेलीविजन में। तो हमें बताइए फिल्म मेकिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? ये तो आपने बताया कि दूरदर्शन से ही जो है आपका आगाज हुआ एक्टिंग करियर का। फिल्म मेकिंग में कुछ होता है एंड इट इज, हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो भी एक्टर है वो फिल्म मेकिंग की, और यहाँ पे पर्टिकुलरली जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, सोचिए फिल्म मेकर बना, सोचिए डायरेक्टर बना, वाई वो क्यों नहीं कन्फाइन रहता है कि अपने आर्ट के साथ एक्टिंग के साथ ही स्विच करान टू अदर फील्ड्स? मुझे पसंद ये ब्रोट इंसान पकान कुन फील्डस मज, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल हो जाती है, तो तस चीज पत मतलब समझ अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्व वारिया चीज करान। तथ मज मे गो रीजन फिल्म मेकिंग हूँ, तथ मज गो ये कि एंटरटेनमेंट के लिए हम ठीक ठाक काम हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में। अच्छा बाकी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे बन रहे, लेकिन एनवायरनमेंट या सोशल इश्यूज जो है ना, उस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें बजट भी नहीं होता है, उसमें आपको सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता है, तो तिम खतर कम फिल्म मेकर्स ब्रोक होने मान। और ये तो एज डिप्टी एज असिस्टेंट डायरेक्टर कुन प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टर तो एक्सपीरियंस कि ना मी कह जाए मी सलाहियत कह जाए जरूरत है, सो चीज कर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड बो ना चीज मे कर खास इन पे मैं शुरुआत कर तम स्टोरीज कर मैं गामन मज गोस, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट के साथ मैं वाबस्ता था, तो मैं कुछ गाँवों में गया जी, तो तथ में यम बेसिक प्रॉब्लम्स लूकन यम ब्रोह यम प्रॉब्लम गसन आसनी कि तुम लूकन तुम चीज लगे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करें। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे हैं आज के खास मेहमान से। जी हाँ, डॉक्टर एजाज अहमद खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम में। तो शिजमनी जाना कि फिल्म मेकिंग सिलसिले ये गो शुरू तो गड फिल्म तो बनाए ये कार बनाए सब्जेक्ट क्या कित पे गो अत फिल्मी हुन आगाज? फिल्म ऑलमोस्ट मे 2010 पे शुरुआत कर, लेकिन जिसमें 2014 में कोर में थोड़ा सा ना सोशल इश्यूज पे मैंने काम किया, तो उसमें बहुत सारी जो छोटी मोटी फिल्में बनाई, तो वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे चली, चाहे नेशनल लेवल पे चली, यहाँ पे चली। 2014 में मैंने मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स होते हैं ना वुमेन्स में, उस पे एक सीरीज बनाई, 3 फिल्में बनी इसमें बैक टू बैक एक साल में। तो इट वाज अ फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री? नहीं, इसमें 2 फिक्शन थी, एक डॉक्यूमेंट थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फिक्शन को बनाया है इस सोच के लेकर ये बहुत अच्छी चलेंगी। फिक्शन उतनी नहीं चली, डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी चली, क्योंकि दैट वाज मतलब वो तो उसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। और उसी बेस पे फिर आगे जाके मुझे 2023-24 में मुझे ऑनरेरी अवार्ड भी मिला, एज डॉक्टरेट भी मिला, ऑनरेरी डॉक्टरेट भी मिला उसी फिल्म को लेकर जी। और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी फिल्में बने एनवायरनमेंट को लेकर मेरी, जैसे द क्रिएटर रिमाइंड्स है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे खासे अवार्ड्स लेके आई। अभी रिसेंटली दिसंबर में मैं तबरीज भाई से इस प्रोग्राम से पहले ये बात कर रहा था, जो SDG गोल्स है यूएनओ का नाइजीरिया में, वहाँ से मेरी फिल्म के लिए बेस्ट जूरी व्यूअर्स अवार्ड का मिला इस टाइम। दैट वाज इंडिया से मैं अकेला फिल्म मेकर था जो वहाँ पे वो अवार्ड ले चुका है। उसके साथ साथ बहुत सारी जो सोशल इश्यूज को लेकर मैंने फिल्में बनाई, खासकर उसमें जो मिनिस्ट्रल साइकिल्स पे है उसकी फिर मैंने और भी बना दी, और वो सिर्फ ना कि मैंने फेस्टिवल्स में फिर दे दी, जो मिनिस्ट्री के डिफरेंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने डिफरेंट प्रोग्राम्स तो उसमें वो चली, उसमें अवार्ड्स भी आए। आत्मनिर्भर भारत भी का जो अवार्ड है वो भी इसी वजह से मुझे मिला। और उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट, खासकर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो कश्मीर में बड़ी खूबसूरत है, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत मतलब हर जगह पे फ्रेम्स मिलते हैं आपको शूट करने के लिए। तो मैं कुपवारा में जो एक सबसे एक खास चीज़ पाई जाती है दैट इज़ जुदार, मतलब बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है,
لیکن رشیا کی ایک لیڈی تھی, شی واز ان پروگرام کانفرنس ایک تھا, اس میں اس نے ذکر کیا اس چیز کا کہ دیودار جو ہے نا کپوارہ کا بہت مانا جاتا ہے, اور خاص کر ہائے ہاما سے لے کر لولاب تک جو یہ پیچ ہے اس میں بہت اچھا یہ بہت ہی اچھا دیودار, اور جو آپ ہاؤس بوٹس دیکھتے ہیں نا اس ٹائم یہ اسی دیودار سے کہیں نہ کہیں بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس ٹائم میں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا سبجیکٹ ہے, تو اس پہ تو فلم بننی چاہیے. اور وہ جو فلم میں نے بنائی دیٹس دا اونلی فلم, مطلب بعد میں نے جو میڈیا میں بھی دیکھا دیٹس دا اونلی فلم جو دیدار پہ ابھی پرٹیکولرلی دیدار پہ بنی ہے. اور وہ فلم بہت سارے فیسٹیولز میں چلی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انوائرمنٹ کو جو انوائرمنٹ پہ ایک فلم میں نے کنگڈم آف نتھنگ وہ میں نے, کیونکہ اب ہم انگلش اس میں رکھنے پڑتے نام بھی, اس میں انگلش میں ہی فلمیں بنتی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سب ٹائٹل آپ کو دینا پڑتا ہے. نہیں اب سب ٹائٹلز میں تو جیسے کہ جو منسٹر نیریٹو بھی آپ دیتے ہیں انگریزی, اب ہم نیریشن بھی ہی دیتے ہیں انگریزی میں, تو وہ بنی تھی. اس میں یہی تھا جو اس کا ٹاپک تھا نا کنگز آف نتھنگ, کہ اگر آپ نے بڑے بڑے امپائر کھڑا کر دیا, آپ نے بڑے بڑے جو آئے بھی, اس میں مثالیں دی ہیں پرانے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے امپائرز کھڑا کیے, اگر انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈسٹروائے کیا ہے انوائرمنٹ کو, وہ تو ڈسٹریکشن ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت چیز بتاؤں گا کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آ رہی ہے, اور آپ کے ہاتھ میں ایک پیڑ ہے, پہلے جا کے اس کو لگا, پیڑ لگا لو, پیڑ لگا دو, پھر قیامت آنے دو. بہت خوب, بہت ہی شاندار بات آپ نے کہی, اس پر اور بھی بات کریں گے. جیسا کہ آپ نے ابھی فلموں کا ذکر چھیڑا, میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا, لیکن ناظرین محترم یہاں ایک وقت کے لیے رکیں گے, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے اس پار بات کو آگے بڑھائیں گے. آج کے مہمان کے ساتھ کہیں جائیے گا مت. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. ہم بات کر رہے ہیں آج کے خاص مہمان سے, جی ہاں ڈاکٹر اعجاز احمد خان جو کہ فلم میکر ہیں, ان سے گفتگو جاری ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں فلم میکنگ کا جو سفر ہے کیسا رہا. اچھا صاحب, فلم میکنگ میں ایک بہت بڑا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فنڈنگ. وہ کہتے ہیں نا فنڈنگ جو ہے یہ انسان کو روک لیتی ہے, حالانکہ آئیڈیاز بہتوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں روک لیتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ پیسہ اویلیبل نہیں ہوتا. آپ اپنی فلم کی فنڈنگ کیسے کریٹ کرتے ہیں, کہاں سے فنڈنگ لاتے ہیں آپ؟ جی, جو انوائرمنٹل فلمیں ہوتی ہیں نا اکثر وہ آپ کو اتنا بجٹ نہیں مانگتی ہیں. نمبر ایک, اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک سیٹ اپ ہے آپ اس میں سے مینیج کر سکتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی 2-4 فلمیں دے دی تو آپ کیش ریوارڈز ملتے ہیں انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں, مطلب اچھے خاصے کیش ریوارڈز ملتے ہیں, تو آپ ان سے جو بیسک نیڈز ہیں نا وہ پورا کر سکتے ہیں. اچھے خاصے کو تھوڑا سا تفصیل بیان کریں گے, اچھے خاصے کسے کہتے ہیں آپ؟ نہیں مطلب کہ اپ ٹو 3-4-5 lakhs تک تو آرام سے جا سکتا ہے اگر فلم اچھی ہو تو وہ جا سکتا ہے. پھر باقی جو یہاں پہ گورنمنٹ کی بہت ساری سکیمز ہیں, میں نے تو کسی سکیم کو ابھی تک آپٹ نہیں کیا, مطلب مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. میں باشو کہ نہ مطلب جس میں نے چکا سا کوئی اتنا نہیں ہے. میں ایک چیز بتاؤں گا, آج جو مطلب بیسٹ مطلب ہائی اینڈ کے ہم فونز دیکھیں گے نا جن میں 8K تک کی کوالٹی ہے, اگر میں اگر کپوارہ جاتا ہوں نا, میں 10 بار رکتا ہوں کپوارہ جاتے جاتے, کیونکہ میں 10 بار 10 شارٹس لے لیتا ہوں, اور وہ 10 شارٹس میرے ضائع نہیں ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں میری سٹوری آپ بلیو نہیں کریں گے, میرے پاس اس ٹائم میرے پاس جو ہارڈ ڈرائیوز ہیں نا تقریباً اراؤنڈ SSDs اینڈ ہارڈ ڈرائیوز 10 سے زیادہ ہوں گے, اور 1 TB سے لے کر 2 TB تک ہے. اور میرے پاس میں فوٹیج ہی لاسٹ ٹائم ایسے ہی دیکھ رہا تھا, جو فگر آتا ہے کم سے کم 20 سے 25 ہزار میری صرف کلپس ہیں, اور فوٹوگرافس میرے 70,000 سے ابو ہیں. تو وہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں نا, اب میں کیا ہے کہ میں فون ہمیشہ اچھا رکھتا ہوں میں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب مجھے اتنا وہ پرابلم نہیں لگ رہی. جیسے فلم فیسٹیول جائے گی نا, انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے لیے بھی جائے گی, تو جو کوالٹی ان کو جو سٹینڈرڈ انہوں نے رکھا ہے نا, تو وہ ہمیں اچھے خاصے فون میں مل ہی جاتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے وہ آپ کو بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت, بڑے ایڈیٹنگ ٹیبل لینے کی ضرورت, بڑے اسٹوڈیو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹے موٹے اماؤنٹ میں جو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو نا, تو اگر آپ دیکھیے ایک چیز ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے مطلب کمرشل اس کے لیے کیا ہوگا کہ پرپز کے لیے, میرا یہ ہے کہ یہ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے. دیکھو ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں کل جا کے فیس بھی کرنا اوپر والے کریٹر کو, تو وہ ضرور پوچھے گا کہ آپ کا کریٹر آپ کا کیا پارٹ تھا. تو میں کہوں گا اتنا کہ میرا پارٹ یہ تھا کہ میں نے میسج پہنچا دی, بھیا اویئرنیس, ہاں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, ہم کہیں ظلم کر رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ میں نے پہنچانا ہے. باقی وہ کرے نہ کرے میری اتنی ذمہ داری نہیں ہے, دیٹس ناٹ ان مائی ہینڈز. وہ چیز میں اپنا پارٹ نبھانا چاہ رہا ہوں. اچھا اعجاز صاحب, دیکھیے کنٹریبیوشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اور بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, بٹ who are opting
प्रोफेशनली एज अ फिल्म मेकर्स, उनके लिए क्या आप यहाँ पे पर्टिकुलरली उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? शुड बी ऑप्ट फॉर, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स आपको देख रहे होंगे इस टाइम पे, तो उनके लिए क्या पर्टिकुलरली मैसेज है कि शुड दे ऑप्ट फॉर इट? इतना पैसा है यहाँ पे, या जो कश्मीर जो फिल्म पॉलिसी है उसमें क्या कश्मीरी फिल्म मेकर्स को बेनिफिट है? तो वो एक पर्सपेक्टिव हमें बता दिए, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द आईज ऑफ अ फिल्म मेकर। मैं एक छोटी सी बात इसका, मतलब आपको अच्छा खासा इसमें जवाब मिलेगा। जब मैं सीरियल्स कर रहा था यहाँ पे, एज एक्टर कर रहा था मैं, मतलब तबरेज भाई के साथ भी कुछ सीरियल्स किए हैं, इकट्ठे हमने किए हैं, तो उन दिनों मेरे वालिद साहब मुझे बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मतलब पढ़ाई के साथ हमारे घर में कंप्रोमाइज की बात ही नहीं है, वो तो चल ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप करो, ये तो अच्छा है कि आपको आप ये शौक है, आपको आप में टैलेंट है, काम करो, लेकिन पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। ये वालिद साहब ने मुझे एक दिन बताया। और मतलब इसको सेकंड ले लेना, मतलब पहले जॉब ढूंढ लेना, तभी आप कुछ कर सकते हो। और वो बात मैंने सीरियसली ली और वो सही बात थी। मैं एक चीज कहूंगा कि जो हमारा JNK ना छोटा सा है, उसमें इतनी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़ी चीजें नहीं है आपको अवेलेबल कि आप इस पे सस्टेन कर पाएंगे कल, जो मैंने ऑब्जर्व किया। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो भी इस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं, वो जैसे मैं खिदमत खलक ही कर रहा हूँ ना, वैसे ही उसको ही लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई बड़ा फिल्म मेकर है, मैं क्योंकि छोटा मोटा फिल्म मेकर, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे जाने से कोई बड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छे बड़े फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पे। तो अगर कोई बड़ा फिल्म मेकर उस लेवल तक पहुंचा है कि वो उसमें ये कर, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था। मैं खासकर मैं अपनी बात कहूंगा, मैंने एक टाइम पे सोचा कि मुझे इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब ये मेरा एक था कि अपना अपना ये होता है, मैंने कहा कि अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं मैं, वो कर लेता हूं मैं। इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा रहा नहीं, मैंने अपना जॉब भी किया, मैंने कहीं और से अपना रोजगार है वो रोजगार चला है। इस वजह से मैं इस टाइम ये चला सकता हूँ आराम से, और मैं आराम से कर रहा हूँ। मेरा फिल्म चले ना चले, मेरी ऐसी भी फिल्में हैं जो दिखी भी नहीं, मतलब ये तो सच्चाई है ना। मेरी ऐसी भी फिल्म है जो बिल्कुल दिखी ही नहीं, मतलब 2-4 जहां पे भी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे वो भेज दी, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट अप टू मार्क। और कुछ ऐसी फिल्में जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये चलेंगे, उन्होंने इतना ऑडियंस को मतलब मुतासिर किया, तो मुझे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला। इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, खासकर फिल्म मेकिंग में या एक्टिंग में। इसलिए बेहतर है कि अपना कुछ बंदोबस्त करे, मतलब रोजगार का। और फिल्म मेकिंग या एक्टिंग ये किसी हद तक JNK में शो करके, अगर कोई यहाँ से बाहर जा रहा है तो वो भी फिर उस लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन बहुत। हाँ, नो डाउट, ये चीज तो दिमाग में रखना। अच्छा अजय साहब, आपने एक बात बहुत अच्छी छेड़ी कि मैंने काफी सारी फिल्में बनाई जिसमें से कुछ फिल्में ऐसी हैं जो रिजेक्ट होगी क्लियरली। तो रिजेक्शन एक फिल्म मेकर के लिए कैसा होता है? क्या वो टूट जाता है रिजेक्शन से, या कुछ नया करने की हिम्मत जुटा लेता है? इस बारे में बात करें। देखिए, अगर एक फिल्म मेकर एक फिल्म में सब कुछ गवा देता है ना, सब कुछ डाल देता है, अपना पूरा टैलेंट, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा जितना भी उसके पास फंड होते हैं सब डालते हैं, फिर उसके लिए टूटने वाली बात होती है। वो अगर उसकी फिल्म चलेगी नहीं, वो प्रॉब्लम है। अगर एक फिल्म मेकर एक फिल्म को एक लेवल पे जाके इससे बियॉन्ड में नहीं जाऊंगा, मेरा बजट है इतना इस फिल्म के लिए, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं चलेगी कल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या अगर मेरा सोच यहाँ तक है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा कि मैं बोलूँ कि मैंने सब कुछ इसी में डाल दिया था, कुछ नहीं निकला। तो मेरी जो फिल्म चल रही थी ना, वो पैरेलली चल रही थी। देखो मेरे पास, मैं जब ऑफिस से आता हूँ ना, मेरे पास ठीक ठाक टाइम होता है। आप ये समझ लीजिए कि मैं जब आता हूँ 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ नॉर्मली, फिर शाम को भी मैं 1-2 घंटे मेरे ऑफिस के काम होते हैं, 1 घंटा मेरा ऑफिस का काम रहता है, क्योंकि मैं मीडिया रिलेशंस का भी वहां पे काम करता हूँ। तो उसके बाद मैं नॉर्मली 12-12:30 सो जाता हूँ। फिर मैं जब नमाज के लिए सुबह उठता हूँ ना, नमाज के बाद मैं कंटिन्यूली से ऑफिस के टाइम तक, तकरीबन 8:30 तक मैं रहता हूँ। So you have those 2 hours. हाँ, तो मैं वो टाइम, और जो मेरी छुट्टियां होती है ना, मैं छुट्टियां, आप ये सोच लीजिए कि मैंने कभी अपनी छुट्टियां ज़ाया नहीं की है लाइफ में, बचपन से। मैंने कभी फजूल खेलने में टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं जब भी जाता था ना, मैं मतलब 11th के बाद खेलने को फजूल मत कीजिए, आज करियर बनना है। वो फजूल नहीं, मतलब कि ऐसे ही ना, कहीं पे बैठते हैं, दुकान पे बैठते हैं, कहीं पे बैठते हैं, मतलब खेल कूद। अब ये होता है कोई प्रोफेशनल कोई ऐसी मतलब आवारगी से जाए, तो वो चीज मैं कह रहा कि मैं अपना 11th के बाद 12th के बाद मैंने पूरा अपना टाइम दे दिया फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में, सीखने में। टाइम उस मेलान, मैं चाहे स्टूडियो में होता था, बोस यहाँ कुछ स्टूडियोस में, मैं कहीं एडिटिंग पे बैठता था, मैं कुछ कहीं बैठता था। ये मेरे को जरूरत ही आसान थी मैं इसकी, मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, फिर जब यूट्यूब आया ना, यूट्यूब को मैंने बड़ा ये अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मुझे जो मैं सोच रहा था कि इंटरनेशनल फिल्म मेकर किस लेवल से सोचते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फिल्म को लेकर, ये फिल्म कैसे
बनी, इसको मैंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। आज भी जब मैं कुछ काम करता हूँ ना लैपटॉप पे, मेरे जो स्क्रीन एडिशनल है घर में, छोटा मोटा स्टूडियो है, एडिशनल स्क्रीन वो चलता रहता है। अगर मिश वन पे कुन गहरे 5 मिनट गए अत चलान चुना मतलब प्रॉब्लम बजा मे सह मजे अत बोज तु क्या डिस्टर्ब करा, ये चीजें रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें भी मैनेज करो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फैमिली के साथ मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जरूरी कि फैमिली तो आपने शायद मतलब उस सवाल पे मैं आने वाला था। फैमिली के साथ मेरा बड़ा रहता है कि जिसमें फैमिली वो मेरे साथ बड़ा एंजॉय करते हैं, मतलब जितने भी ना कि सिर्फ अपनी फैमिली, जो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, नेबर्स भी, जब भी मैं जाता हूँ ना तो मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं कुपवारा जब जाता हूँ तच मैं सोशल वर्क में बड़ा वहां पे इन्वॉल्व रहता हूँ। मतलब तच यम कायम आसन ना, ये रोड में ये इसमें मैगडम क्यों नहीं पड़ा है, ये क्यों नहीं पड़ा, ये मैंने एक लिस्ट बनाई होती है। तो उसके बाद मैं श्रीनगर में बैठकर सेक्रेटरीट मतलब यहाँ पे श्रीनगर में बैठ के मैं चीजें देखता हूँ कि कौन ऑफिसर इसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं मैं वो उस चीज में लग जाता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात, मैं टाइम जाया नहीं होने देता, बहुत खूब। और वो चीज रहता है। और फैमिली के साथ जब मैं रहता हूँ घर में तो मे और मतलब चाय चंब खम फैमिली वाले अलग ही, मेरा यही होता है कि कोई वुजू करता होगा, नमाज पढ़ो, मैं कहता मैं वेट करूंगा लेकिन खाएंगे इकट्ठे। तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अच्छा खासा टाइम, जो ही मुझे टाइम मिलता है बच्चों के साथ पार्क में जाना, कहीं पे उनको घुमा के लेना, वो वगैरह वगैरह, वो मेरा हमेशा रहता है। मैं देखो एक चीज है, हर एक कहते हैं ना कल हमें जर्रे जर्रे पे पूछा जाएगा, चाहे जर्रा हो, खैर का जर्रा हो या शर का जर्रा हो, पूछा जाएगा आपने क्या किया, इसमें हर चीज का जवाब देना है। कल मुझे फैमिली के बारे में भी पूछा जाएगा, सोसाइटी के बारे में भी। एक दो चीजें हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, दोनों चीजों का हमें बैलेंस करना है। बिल्कुल सही। और आपने बड़ी अच्छी तरीके से आप बैलेंस कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ये टाइम मैनेजमेंट का। और इस पे तो मैं तो सोच रहा था कि इन पे शायद वो फिट हो जाए, वो फैज साहब की नज़म, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा, इश्क से काम पे करता हुआ। पर आपने माशाल्लाह आपने तो तीनों पहलू में, फैमिली आप बड़ी अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ से फिल्म मेकिंग, फिर फैमिली मैनेज कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अच्छा, आई एम श्योर कि तब्रेज़ भाई आपके जहन में सवाल था, पहले मैं पूछ लेता हूँ। बताइएगा जनाब कि जब हम देखते हैं ना एक ईरानियन सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा जिसकी हम बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं तो बहुत रीजनल छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं और उतना एक बजट नहीं होता, बहुत छोटा बजट होता है, बट ब्यूटीफुल फिल्म। और पर्टिकुलरली जब हम ईरानियन सिनेमा की बात करते हैं, क्योंकि एक स्मॉल सी स्टोरी वो लेते हैं और कुछ कैमरा वर्क खास नहीं होता है, चाहे वो फिर माजिद मदीदी हो या अब्बास कियारोस्तमी हो, तो यहाँ पे भी वैसी बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं। तो क्योंकि आप जैसे फिल्म मेकर्स क्यों नहीं, क्योंकि आप मंजे हुए हैं, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी आपको नवाजा गया है, तो तुई क्या शुरू अत पे काम करा टू राइट अ स्टोरी सो दैट कि हम इंटरनेशनली फिक्शन में भी जो है अपना नाम बनाए। इसमें एक मेरी फिल्म आ रही है, शिकवा है उसका नाम, शिकवाए, हाँ शिकवा। उसमें यही है कि उसमें जो वो सेम उसी पैटर्न पे, और वो सच में मैं जो इंस्पायर हुआ ना वो ईरानी फिल्म से ही इंस्पायर हुआ। और एक खास बात, यहाँ पे एक फिल्म मेकर है लद्दाख में जी, उन्होंने अभी मुश्ताक अली साहब का एक फेस्टिवल चला, फिल्म फेस्टिवल, उसमें उसने फिल्म एक चलाई, मैं बड़ा हैरान हो गया। उसने क्या सोचा था, और उसमें देखो एक चीज है, फिल्म कोई करोड़ों लगा के भी बना सकता है, फिल्म मेकर मैं उसी को अच्छा मानता हूँ जो छोटे से बजट में छोटे शानदार कॉन्सेप्ट, हाँ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दे दे। मतलब जितना आपका छोटा बजट होगा ना और एक अच्छा खासा आप कॉन्सेप्ट देंगे ना, वो इम्पैक्टफुल बड़ा रहता है। तो उसने एक छोटा सा एक लद्दाख में एक शूट किया था पानी के रिलेटेड, वहां से पानी गिरता, फिर वो उसका खात्मा कैसे हो जाता, वो फिर पत्थरों से पूछता है कहाँ गया मेरा पानी वगैरह। तो इवन मुझे समझ नहीं आया मतलब उसकी वो बात, उसमें सबटाइटल्स भी थे, हाँ सबटाइटल, लेकिन उसने इतना ब्यूटीफुल शूट किया था, हाँ पावरफुल स्क्रिप्ट और पावरफुल कॉन्सेप्ट था उसका। तो मेरी एक फिल्म आ रही है, शिकवा है उसका नाम। उसका यही है कि मॉर्निंग मेरा शुरू हो जाता है, उसमें मेरा बेटा बच्चा कर रहा है काम, और मेरी भतीजी है आयदा है उसका नाम। अच्छा तो उस मेरा बेटा उसमें क्या है कि जब सुबह वो नमाज के लिए उठता है तो वो नमाज आंखें उसकी खुल जाए, लेकिन वो डरा होता है रात में। मैं कहता हूँ उसी पैटर्न पे मैं थोड़ा सा जल्दी बोला, मुझे पता है टाइम की कमी होगी। तो वो जब नमाज से उठता है तो उसको ख्वाब का बड़ा डरा होता है, वो उसमें, लेकिन वो उसी मतलब कैफियत में होता है। उसके बाद जो आगे बढ़ जाता है तो उसको दोबारा नींद पड़ती है उसी के बाद, नमाज के बाद वो उसको दोबारा वही आवाजें आनी शुरू हो जाती है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने वो। फिर उठता है कि आप कौन हो, आप क्यों मुझे ये, उसका वो अपना वो कहते हैं ना वो सबकॉन्शियस वो होता है कि आपने ये गलतियां किया, जमीर उसका जो होता है वो।
फिर जब जाके वो जाग जाता है, वो जब वो सारी स्टोरी उसको सुना देता है कि ये स्टोरी कौन सुना रहा है, वो बार बार पूछ रहा है ये स्टोरी आप मुझे कहाँ ले रहे हो। वो सिर्फ अंधेरे में ही वो फिल्म पूरी शूट हुई है, वो सिर्फ उसमें हमने क्या कहते हैं वो ना वो क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है और स्टोरी पे काम किया है। फिर अंधेरे में ही वो जब उठता है ना नींद से, वो कहता है कि अब मैं जागे, लेकिन वहां पे मैं होता हूँ, उसमें मैं भी एक्ट करता हूँ। मैं कि तुम्हें इतना बड़ा हो गया हूँ अब तो कुछ नहीं है, मैं लेकिन मैं अंधेरे में क्यों हूँ, और मुझे ये नहीं पता होता कि मैं कयामत में हूँ, कयामत आ चुकी है। अब मुझे पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया, आपने प्लांट्स क्यों काटे, आपने रिवर्स खत्म किया, आपने पानी खत्म क्यों किया, आपने ये पूरा एनवायरनमेंट का सत्यानाश क्यों किया। अब मैं सोच रहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सोचता मेरी जिम्मेदारी है शायद फैमिली पालना, ये एनवायरनमेंट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब मुझे कयामत में पता चल जाता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी। ये फिल्म ये है कि हमें अवेयरनेस आज ही लेना चाहिए, नहीं लोग ना कयामत में आपकी पिटाई होगी कि यार आपने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और वो जब आँख खुले तभी सवेरा, जहां आपको मौका मिलता है बिल्कुल बिल्कुल आपको इमीडिएटली कोशिश करनी चाहिए कि अपना पार्ट प्ले जरूर करें, क्योंकि हम लोग सब कुछ सरकार के कंधों पे नहीं रख सकते। हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा जो हिस्सा है क्या हमने अपना पार्ट प्ले किया कि नहीं किया, क्योंकि हमें हमारा पार्ट पूछा जाएगा। मुझसे ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे जो फिल्म मेकर हैं एजाज साहब उन्होंने क्या किया या वसाफ ने क्या करा, मुझसे मेरा पार्ट पूछा जाएगा, तो मुझे मेरे पार्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सोसाइटी तबरेज भाई तभी बेटर होगी जब हम खुद स्टार्ट करेंगे, अपने आप से स्टार्ट करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली वो एक रिफ्लेक्ट होता है हमारी सोसाइटी में। और जब हम देखिए बाहर के जो ममालिक हैं, हम कहते हैं कि तिमकुत पर यूता चैनलाइज, वो कैसे चैनलाइज, तो यही एक रीजन है कि वो खुद से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी में। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। और सवाल पे आऊंगा वापस। एजाज साहब, अभी तक कितनी फिल्में मुकम्मल आप कर चुके हैं और पाइपलाइन में अभी कितने हैं? मेरी जो ऑलमोस्ट अपनी फिल्में लेकर और जो मैं डिपार्टमेंट्स के लिए, और वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे ही हैं, जैसे स्वच्छ भारत हैं, बाकी जितने भी हैं, जल जीवन मिशन है, बाकी क्लाइमेट जो भी इश्यूज हैं, अराउंड 135 से अबो ही होगी है। 135 मोर देन वन, बहुत इट इज अ ह्यूज नंबर। हाँ हाँ, मैं क्योंकि एक चीज है कि अब जब आप इसमें इतनी फुर्सत मिल जाती है आपको। 2012 से मैं बिल्कुल इसी में हूँ, मेरा खाना पीना ओढ़ना सब कुछ ही है। अगर आप घर में भी, मेरे वालिद साहब को पता है या मेरे घर वालों को पता, उनको यही पता कि आके लग गए हैं। मैं छोटा सा स्टूडियो बना है, मतलब बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टूडियो है घर में, उसमें मैंने पूरा रखा है कि जो मुझे बेसिक नीड। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं, क्योंकि अब इस फिल्म में कि मैं 23 साल हो गया, अब 22-23 साल हो गए एज एक्टर भी, एज फिल्म मेकर भी, तो मेरी क्या कहते हैं अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, एडिटिंग में अच्छी एक्सपीरियंस है, सिनेमेटोग्राफी में अच्छी एक्सपीरियंस है, एक्टिंग में अच्छी एक्सपीरियंस है, और डायरेक्शन में अच्छी एक्सपीरियंस है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा कम ही मैन पावर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना ही थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो चीजें रहती है। और तबरेज भाई ने बीच में एक अच्छी बहुत खूबसूरत बात कही थी कि सिर्फ गवर्नमेंट पे हम नहीं छोड़ सकते। मैं एक चीज कहूंगा, गवर्नमेंट कहीं पे डस्टबिन रखता है, उसमें डालना हमारा काम है। मैं लास्ट टाइम एक गुलमर्ग गया था, मैं ऊपर एक साइड पे गया, हिली एरिया था, वहां पे मैंने इतना पॉलिथीन, इतना गंद देखा ना, मैं हैरान हो गया। फिर मैं लग गया उसमें, मेरे बच्चे साथ थे, वो भी बेचारे उठाने में लग गए, हमने उठा लिया वो। लेकिन ये हमारी, मैं एक चीज कहूंगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम डिस्ट्रॉय अपने हाथों से इस फ्यूचर को नहीं कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें खुद ही इस चीज का टेक केयर करना। अच्छा, आखिरी, क्योंकि हमारे पास जो है आखिरी 1 मिनट बचा है, तो बताइएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मुताला और किताबें पढ़ना, फिक्शन पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना फॉर अ फिल्म मेकर? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी आंख खुलेगी, वो अपने ही 4 दीवारी में रहेगा कि सर शायद इतनी ही दुनिया है। जब तक आप बाहर, जब तक आप ईरान के बारे में नहीं जानेंगे, हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे, बड़ी बड़ी फिल्में नहीं देखेंगे, जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी फिल्में देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप रहेंगे अपने ही इसमें रहेंगे, खुशफहमी में रहेंगे कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो इतना साल हो गया। चलिए एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को अपना वक्त देने का, और हमें बहुत अच्छा लगा कि अभी तक आपने 135 से ज्यादा फिल्में बना ली हैं, और इस पे जितनी भी फिल्में बनी है सारी अवेयरनेस को लेकर ही बनी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जो सिलसिला है आपका, ये ऐसे ही जारी रहे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको फिर हम दावत देंगे, आपके साथ फिर से बात करें, क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास जो जानना भी बाकी है। आपका आज के इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे एजाज अहमद खान साहब। जी हाँ, डॉक्टर एजाज अहमद खान साहब, जो कि फिल्म मेकर हैं, जिनसे आज हमने बात की और जाना उनके करियर के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम
का सीमेंट दिल से बनाओ।